आर्टिकल 32 के ऊपर अपना चर्चा आज है। आर्टिकल 32 को आराम से समझिए पहले कि आर्टिकल 32 क्या है, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले, आर्टिकल 32 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताऊं। जिस समय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम कर रही थी, जब संविधान लिखने का काम चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम चल रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नहीं प्रश्न पूछा गया कि फंडामेंटल राइट के अंदर में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए हैं 12 से लेकर के 35 तक, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन सभी आर्टिकलों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको कौन सा लगा अभी तक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछा जाए नहीं तो मेरा इशारा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 की तरफ होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हम बहुत सारा अधिकार दे दें लेकिन उसको बाद में हम क्या करें, छीन लें, तो उस अधिकार का कोई महत्व नहीं होता। 32 एक ऐसा आर्टिकल है जो गारंटी देता है कि फंडामेंटल राइट में जितने भी आपको राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स को अगर सरकार भी क्या करती हो, अतिक्रमण करती हो, तो सरकार के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर 32 ना हो, समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरे संविधान जीरो है। यह अम्बेडकर साहब ने कहा कि पूरा संविधान को मैं शून्य मानता हूं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को मैं जीरो मानता हूं यदि उसमें से आर्टिकल 32 निकाल दिया जाए। इसलिए हमारे राय में आर्टिकल 32 संविधान का आत्मा है, संविधान का हृदय है। यह किसका स्टेटमेंट था? अंबेडकर साहब। किसको लेकर के? आर्टिकल 32 को लेकर के। आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कह दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना विद्वान व्यक्ति जिनके पास इतनी सारी डिग्रियां, इतना ज्ञान, वो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस आर्टिकल का महत्व अधिक है, क्योंकि किसी अशिक्षित व्यक्ति का ये भाषा तो नहीं है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का भाषा है। समझ रहे? तो आइए आर्टिकल 32 जो यहां पर है इसी का हम व्याख्या करें। आर्टिकल 32 को 4 खंडों में लिखा गया है। आर्टिकल 31 का 1, आर्टिकल 32 का 2, आर्टिकल 33 का 32 का 3 और आर्टिकल 32 का 4। समझ रहे हैं? यह आर्टिकल 32 को 4 खंड में लिखे गए हैं। समझ रहे हैं? जिसमें से जरा सा ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 32 का जो 1 है ये क्या कहता है? नहीं, आर्टिकल 32 ये कहता है, इसको मैं साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं तो अपने आप और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट के अंदर में आपको जितने भी राइट्स दिए गए हैं, नहीं उसके साथ अगर किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ हो, समझ रहे हैं, तो आर्टिकल 31 का 1 आपको गारंटी देता है कि आप हमारे तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय जाने का, समझ रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय जाने का जो गारंटी है, नहीं वो कौन सा आर्टिकल में है? 32 के 1 में। समझ रहे हैं? लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय किस मसले में जा सकते हैं? अगर सरकार या विधानमंडल या विधानसभा या संसद कोई भी नियम बना करके आपके मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया हो। मौलिक अधिकार के साथ जब छेड़छाड़ हो तो जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, फिर इसके फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं। 32 का 1 क्या कहता है? सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप, और सुप्रीम कोर्ट नहीं इस मामले को क्या करेगी? लेगी। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कहां पर है? आर्टिकल 32 के 1 में। समझ रहे हैं? अब देखिएगा इसके कुछ और हम देखें व्याख्या। जरा सा पॉइंट नंबर 1 में देखिए, अभी 32 के 1 पर ही हम चल रहे हैं। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक लिखा हुआ है? 12 से 35 तक। तो आर्टिकल 32 उसके बीच में है कि नहीं है? तो आर्टिकल 32 खुद क्या है? मौलिक अधिकार। सोचो, मौलिक अधिकार का बचाने वाला खुद मौलिक अधिकार है। नहीं समझे? मौलिक अधिकार को रक्षा करने का कौन जिम्मा लिया है? 32। ये कहता है कि मौलिक अधिकार में छेड़छाड़ होगा तो हम राइट देते हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो पूरे अधिकार को बचाने का काम कौन कर रहा है? 32, जबकि ये खुद मौलिक अधिकार है। तो पहली पॉइंट, ये अपने आप में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी पॉइंट ये समझिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति
अगर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के ये साबित कर देता हो कि हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस मामले को लेने से मना नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट को मामला को क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन शर्त है कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि यह मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और आपका मौलिक अधिकार अतिक्रमण हुआ है। अगर ये साबित कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी आधार पर आपके मामला को लेने से मना नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? उनको लेना ही पड़ेगा। ठीक, नहीं समझ में आया बात? दूसरी बात में आप आइए, आर्टिकल 32 के तहत जब आप आएंगे तो आर्टिकल 32 में यह कहा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर क्या करेगा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में लेकर के जाएगा, नहीं तो जो उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है उसको ठीक करने के लिए नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? निर्देश दे सकती है। निर्देश समझते हैं? निर्देश का मतलब डायरेक्शन। निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। ऑर्डर मतलब आदेश, निर्देश, आदेश या रिट, समझे? कुछ भी निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट सीधा वहां से डायरेक्शन देगी कि ऐसे काम मत करो, ऐसे करो। सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी या सीधा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिट निकालेगी। तो आर्टिकल 32 के 2 के तहत क्या करेगी? दिशा निर्देश नहीं, आदेश, रिट कुछ भी निकाल सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। किसके मामले में? फंडामेंटल राइट के मामले में। और इसी के अंदर में आर्टिकल 32 के 2 के अंदर में 5 प्रकार के रिट की चर्चा की गई है। सबसे पहला रिट क्या है? उस रिट को क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी क्या? हाँ, प्रत्यक्षीकरण। एक एक को समझाएंगे ध्यान से। पहला है रिट आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपका परमादेश, परमादेश, ठीक है। तीसरा है आपका प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथा क्या है आपका? उत्प्रेषण, उत क्या? प्रेषण। और पांचवा रीट है जो सुप्रीम कोर्ट निकालती है वो है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। लेकिन याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये पांचों रिट मौलिक अधिकार के संबंध में ही निकालती है, इसके बाहर नहीं निकालेगी। समझ गए? यानी सुप्रीम कोर्ट में जब भी आप केस करने जाएं तो पहले आपको यह साबित करना होगा क्या? कि इसका संबंध मौलिक अधिकार से है। तब उसको ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये क्या करती है? रिट निकालती है। इसमें सबसे पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको ध्यान से समझा जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो सुप्रीम कोर्ट रिट निकालती है, कब निकालती है? जिससे इसको एक एग्जाम्पल से समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि सलोनी है, सलोनी यहाँ पढ़ने के लिए आई, जागृति ने इसका क्या किया? हाथ पैर बांध करके, आंख पे पट्टी बांध के किडनैप कर लिया और किडनैप करके घर में इसको बंद करके और हंटर से मार रही है डेली और कह रही है बोल तुम यूपीएससी का एग्जाम नहीं दोगी। क्यों? क्योंकि तुम नहीं दोगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम ही एक हमारा सीट खराब कर रही हो। इसको डेली मार रही है। जागृति क्या है? सरकार है कि प्राइवेट व्यक्ति है? प्राइवेट है। तो प्राइवेट व्यक्ति भी अगर किसी व्यक्ति को क्या करता हो? बंदी बना के रखता हो, बंदी समझते हैं ना, कैद करके रखता हो, या पुलिस भी कैद करके रखती हो, या कोई सरकार भी कैद करके रखती हो। नहीं समझ में आया? चाहे कोई व्यक्ति कैद करे, पुलिस कैद करे या सरकार कैद करे, कोई भी कैद करे। समझ रहे? तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रिट निकालती है और उस रिट का नाम क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जैसे कि जागृति ने किसको बंदी बनाया? सलोनी को बंदी बनाया है। उस व्यक्ति को हमारे सामने क्या किया जाए? हाजिर किया जाए और फिर हम तय करेंगे कि यह व्यक्ति बंदी बनाने लायक है या नहीं। अगर बंदी बनाने लायक है तो जेल भेजेंगे और अगर गलत तरीके से इसको कैद किया गया है तो इसको क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी बंदी व्यक्ति को अपने सामने हाजिर करने के लिए आदेश देती है कि जिसको तुमने कैद करके रखा है उसको मेरे सामने पेश करो, चाहे एसपी ही क्यों ना आपको पकड़ के रखा हुआ हो। समझ रहे हैं? लगता नहीं समझ में आया। कानपुर जिला का एसपी आपको अरेस्ट करके रख लिया और कई दिनों से अरेस्ट करके रखा हुआ है, तो ये कौन सा अधिकार का उल्लंघन है? जीवन का अधिकार का। आर्टिकल 21 है, नहीं है? तो 21 मौलिक अधिकार से संबंध तो है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत एसपी को वहां से क्या करेगी? रिट निकालेगी, मतलब आदेश देगी, निर्देश देगी कि उस व्यक्ति को हमारे सामने क्या करो? हाजिर करो। हम तय करेंगे कि ये बंदी रहेगा या मुक्त होगा। तो इस रिट को हम क्या कहेंगे?
बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें एक बात और समझिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण सिर्फ न्यायालय के लिए है कि अधिकारी ऑफिसर सभी के लिए है? इसका मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अगर ऑफिसर हो नहीं, या कोई व्यक्ति क्या हो, प्राइवेट निजी व्यक्ति हो, कोई काम नहीं करता हो, नहीं, ऑफिसर के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, या किसी भी प्राधिकारी के खिलाफ, प्राधिकारी समझते हैं, ऑथोराइज्ड व्यक्ति के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का रीट किसी के खिलाफ निकालती है। समझ रहे हैं? नहीं, ऑफिसर को भी ऑर्डर दे सकती है और आपको भी ऑर्डर दे सकती है कि जिसको तुमने कैद करके रखा है उसको हमारे सामने पेश करो। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए और क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति, नाम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम्पल भद्दा है, एक व्यक्ति 11 बजे रात में किसी दूसरे के घर में घुस गया क्योंकि उस घर के लड़की से वो प्रेम करता था। तो 11 बजे रात्रि में वो आदमी जो है वो क्या किया, अपने प्रेमिका के घर घुस गया, नायक बन करके, हीरो बन करके, दीवार छड़प करके घुस तो गया, लेकिन उसके घर वालों ने देख लिया, और जब देख लिया तो उसका हाथ पैर बांध करके क्या किया, घर में बंद कर दिया। नहीं समझे? तो जब बंद किया गया तो यही वाला मामला जब कोर्ट के सामने गया तो कोर्ट ने कहा कि बंद करने का अधिकार आपको नहीं है, उसको हमारे पास लेके आइए। हम जो आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो आप इस पर क्या कर रहे हैं, ब्लेम ठोक रहे हैं, हम उसको जांच करेंगे। अगर पाया गया कि सच में इस व्यक्ति ने गलत किया है, इसका उद्देश्य गलत रहा है ना, तो हम उसको सजा देंगे, जेल भेजेंगे, और अगर वो व्यक्ति सही है तो उसको फिर आजाद करेंगे। तो अगर ऐसा जहां पर भी किसी भी व्यक्ति को कैद किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बात जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय पहला रीट क्या निकालती है, बंदी प्रत्यक्षी, मतलब उसको मेरे सामने लाओ। समझ में आया बात की नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो वहां पर क्या है, ये किसी के भी खिलाफ जारी किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और समझिएगा, ये थोड़ा सा एक चीज को लेकर के और अपवाद में है, वो कैसे है सो देखिए। जनरली न्यायिक व्यवस्था में ये नियम है कि जिस व्यक्ति के साथ अत्याचार किया गया है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीना गया है, वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय का मांग करेगा। माने जिसको कैद किया गया है वही मांग करेगा। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक बड़ा सुंदर सा डिबेट है, जो व्यक्ति बंदी है वो कैसे मांग करेगा, क्योंकि इसकी फोन भी छीन ली जाती है, हाथ पैर बांध करके, और फिर उसकी पिटाई भी की जाती है। तो वो व्यक्ति का शरीर कैद है, तो वो अपने अधिकारों का मांग नहीं कर सकता। इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में आपके बदले कोई भी न्याय का मांग कर सकता है। मतलब कि यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में जरूरी नहीं है कि उसका मांग कौन करेगा, पीड़ित व्यक्ति ही करेगा, बल्कि उसके बदले में उसके परिवार मित्र भी इसका मांग कर सकता है। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ पाए आप लोग? नहीं समझे? दूसरी बात क्या है, परमादेश। देखिए, परमादेश को ध्यान से समझिएगा कि क्या है। एक्चुअली क्या है कि हमारे देश में जब लोग नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं, नौकरियां समझते हैं, हाँ, नौकरियां प्राप्त कर लेते हैं या किसी पद पर बैठ जाते हैं, नहीं, तो वो व्यक्ति को लगता है कि अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, तो वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से क्या होने लगता है, विमुख होने लगता है, घर में सोने लगता है, विद्यालय में जाके पैर पे पैर चढ़ा करके बैठ करके और क्या करता है, राजनीति करता है पढ़ाने के जगह पर। जिस शिक्षक को नियुक्ति किस लिए की गई है, पढ़ाने के लिए, लेकिन वो पढ़ाने के सिवा दुनिया के सारा काम करते हैं, बस पढ़ाते नहीं हैं, जब उनकी नौकरी पढ़ाने के लिए लगी है। हुई है कि नहीं हुई ये बात? आईएएस को किस लिए अपॉइंट किया जाता है, ताकि जिला के पूरा लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट को मेंटेन करके रखे। लेकिन आईएएस महोदय क्या कर रहे हैं, ऑफिस ही पहुंच रहे हैं कितने बजे, 12 बजे, और छुट्टी हो रहा है 4 बजे। अगर 4 बजे घर जाने का टाइम है तो 2 ही बजे निकल गए 1 घंटे में। देश को बर्बाद करके रखा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य और दायित्व से क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ऐसे अधिकारियों का कान ऐंठती है कि सुस्ती छोड़ो और काम करो। इसका मतलब जब भी सुप्रीम कोर्ट क्या करे, बोलो, परमादेश का अर्थ है कार्य करने के लिए आदेश देना, रोकने के लिए नहीं, करने के लिए। यानी जब कोई व्यक्ति कार्य के प्रति क्या होता है, बोलो, कार्य करने के लिए क्या करना, आदेश। मतलब कि सुस्ती को क्या करिए, छोड़िए, और जिस ड्यूटी के लिए आपको अपॉइंट किया गया है उस ड्यूटी को पूरा करिए। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट आपको कर्तव्यों को याद दिलाए, ड्यूटी करने के लिए आपको क्या करे, डांट लगाए, तो वो परमादेश है। यानी आप ड्यूटी से विमुख नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों करा, जरा सोच कर देखिए।
किसी भी सरकारी पद पर अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी जो सैलरी मिल रही है वो जनता के पैसा से मिल रहा है। जनता जो टैक्स दे रही है उसी से सैलरी मिल रहा है, और जनता के डेवलपमेंट के लिए आपको नियुक्त किया गया है कि आप काम करें, और आप काम कर नहीं रहे। तो न्यायपालिका कहती है कि जनता का रक्षा करना मेरा धर्म है। तो न्यायपालिका वहां से क्या जारी करती है? परमादेश। तो परमादेश किसके खिलाफ जारी होता है? किसी भी अधिकारी के खिलाफ, जरूरी नहीं कि न्यायपालिका के खिलाफ। अब मान लो कि जिला का न्यायालय ही सुस्त बैठा हो, जल्दी जल्दी फैसला नहीं दे रहा हो, तो न्यायपालिका उसके लिए भी क्या करेगा? आदेश जारी करेगा कि काम तेजी से करो, सुस्ती छोड़ो। तो अधीनस्थ न्यायालय के लिए भी और ऑफिसर्स के लिए भी, समझ रहे हैं? नहीं समझे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो भी न्यायालय है उसके लिए भी क्या करेगा? परमादेश जारी करेगा कि काम को निपटाओ। आप समझ ही नहीं रहे, कार्य को निपटाइए, बैठिए मत। या किसी भी ऑफिसर के लिए भी, तो इसको हम क्या कहेंगे? परमादेश कहेंगे। नहीं, इसे तो कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोगों के हाथ में पंगा। कुछ आप लोग डरते किससे हैं? क्रिमिनल से। जबकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? गोली चला सकता है, मार सकता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग से जल्दी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कलम चला करके अगर चले गए तो आपको जिंदगी नरक बना देंगे। क्योंकि अगर आप कोई सरकारी पद पर हैं तो आपका कान कैसे ऐठवाना है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है। समझ रहे हैं? तो ये परमादेश सुप्रीम कोर्ट का कब जारी करते हैं? समझ गए? जब ऑफिसर्स लोग अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख होने लगते हैं। चाहे अधीनस्थ न्यायालय सही तरीके से काम नहीं करती है तो उसको काम को करने के लिए आदेश जारी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमादेश। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? अगला क्या है? प्रतिषेध। जरा सा ध्यान से देखिएगा प्रतिषेध को। प्रतिषेध जो है वो ऑफिसर के लिए जारी नहीं किया जाता, एकदम इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा। ऑफिसर्स के लिए जारी नहीं किया जाता, किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता, बल्कि ये सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय के लिए जारी किया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो न्यायालय हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं, नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है ना, उसके लिए जारी किया जाता है क्या चीज? प्रतिषेध। तो किसके लिए जारी किया जाता है बताओ? ये न्यायिक व्यवस्था के लिए। न्यायिक व्यवस्था समझ रहे हैं ना? हाँ, जितने भी हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था से संबंधित जितने भी सिस्टम हैं उन सभी के खिलाफ क्या होता है बताओ? ये प्रतिषेध जारी होता है। अब जरा से समझिएगा प्रतिषेध क्या होता है, इसको भी देखा जाए। कई बार ऐसा होता है कि न्यायपालिका जो है वो अपने क्षेत्र से क्या करती है, जो उसके पावर में है ही नहीं उस भी काम को क्या करती है? ले लेती है। जैसे मान लो कि दो राज्य के बीच में लड़ाई हो रहा हो, उत्तर प्रदेश और बिहार में लड़ाई हो रहा हो, तो कानपुर कोर्ट की औकात है क्या कि ये इस केस को अपने अंदर ले? नहीं, दो राज्यों के बीच में लड़ाई होगी तो उसको हमेशा कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर हाई कोर्ट भी इस मुद्दा को ले लिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अगर इस मुद्दा को ले लिया, तो इसका मतलब है कि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर, अपने पावर से बाहर निकल करके, तो जब भी न्यायिक व्यवस्था अपने ताकत से बाहर निकल कर काम करने लगती है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसका भी काम फैसला को सुनाना शुरू कर दे, यानी उस मुकदमा को लेना शुरू कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट वहां से रिट जारी करती है। प्रतिषेध मतलब रुको, इस मामला को तुम नहीं लोगे। तो जब भी सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध रिट निकाले तो समझ जाइएगा कि सिर्फ किसके लिए है? न्यायिक व्यवस्था के लिए। और वो क्या चीज के लिए है? रुकने के लिए। रुको, तुम ये काम नहीं करोगे क्योंकि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। समझ में आया? तो जब भी सुप्रीम कोर्ट रोकने के लिए जारी करे तो क्या कहलाएगा? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब रुक जाओ, ठहरिए। लगता है नहीं समझ में आया? और ये कब करेगी? जब ये अपनी पावर से बाहर निकल के काम करेगा। न्यायिक व्यवस्था। उत्प्रेषण भी न्यायिक व्यवस्था के लिए है, ये ऑफिसर्स के लिए ये भी नहीं है। ये भी किसके लिए है? न्यायिक व्यवस्था के लिए। अब देखो उत्प्रेषण कब जारी होता है? जैसे मान लो वो काम कर रहा है, कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है, अभी फैसला दिया नहीं है, अभी सुनवाई चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को यह पता चल गया कि ये ऐसे मामले पे सुनवाई कर रहा है जो इसके अधिकार में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां से क्या करेगी? रुको। नहीं। और उत्प्रेषण कब जारी करता है? जब वो उसने सुन नहीं रहा है बल्कि उसने फैसला भी कर दिया, जबकि वो फैसला करने का अधिकार उसके पास नहीं था। तो उसके फैसला को जीरो करने के लिए, मतलब उसके द्वारा किए गए फैसला को हम नहीं माने, उसके फैसला को जीरो करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट निकालती है रिट, वो क्या होता है? उत्प्रेषण। तो जब आपसे उत्प्रेषण और प्रतिषेध में अंतर पूछा जाए तो क्या कहोगे? जब मामला चल रहा हो, अभी तक फैसला नहीं है, ट्रायल में हो, और तभी सुप्रीम कोर्ट उसको रोकने के लिए रिट जारी करे तो क्या है? प्रतिषेध।
और वो रिट नहीं चल रहा हो, बल्कि उसने क्या कर दिया हो, फैसला दे दिया। अब दे दिया तो अब रोकेंगे कि खारिज करेंगे? तो उसके फैसले को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो रूट निकालते हैं वो क्या होता है, उत्प्रेषण। इसमें मामला चल रहा है, इसमें फैसला हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट निकालेगी रिट। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? नहीं समझे? अगला देखिए, अधिकार परीक्षा को समझिएगा ध्यान से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाली सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से किसी नौकरी के पद पर बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपने जाकर मामला ठोक दिया कि ये नौकरी तो हमें मिलना चाहिए था, मैं क्वालिफाइड हूं, लेकिन ये जाली सर्टिफिकेट बनवा के या अपने पावर और ताकत का इस्तेमाल करके और हमारा पद को क्या कर लिया, छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट जांच करती है उसके पद को, उसके सर्टिफिकेट को, उसके पद्धति को, उसके तरीकों को कि कैसे नौकरी लिया है तुम। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग गया कि वाकई में इसका तरीका क्या है, गलत, तो वो फिर अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है। और अधिकार परीक्षा रिट का मतलब होता है नौकरी छोड़िए, खाली करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा का रिट दे दिया, जारी कर दिया, इसका मतलब है कि आप जो पद प्राप्त किए हैं वो पद कहीं ना कहीं गलत तरीके से, गलत सर्टिफिकेट देके या गलत पैरवी करके जैसे भी आप पहुंचे, तो आपको पद खाली करने के लिए रिट निकाला जाएगा, आदेश दिया जाएगा, छोड़िए पद। तो क्या होगा, अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा क्या न्यायालय के खिलाफ निकाला जाता है कि किसी नौकरी वाला के खिलाफ निकाला जाता है? नौकरी वाला के खिलाफ। क्या आप समझ पाए इस बात को? अधिकार परीक्षा कब निकलेगी? जब आप किसी भी पद का को कैसे प्राप्त किए हैं, कोई गलत तरीके से, तो उस नौकरी को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन सी निकालती है रिट? अधिकार परीक्षा। समझ गए? अब जरा से एक चीज आइए 32 के 3 में, इसको भी जरा ध्यान से समझा जाए कि 32 का 3 क्या कहता है। इसको देखिए, 32 का 3 यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास जो 32 के 1 और 32 के 2 में पावर दिए गए हैं, 32 के 1 में क्या पावर है कि मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला को सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, मतलब लेगा। एक पावर तो ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 32 के 2 में रिट निकालना, आदेश निकालना, निर्देश देना। ये जो दोनों आर्टिकल्स में पावर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट का, है ना, यही वाला पावर यानी 32 के 1 और 32 के 2 के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, उस पावर को अधीनस्थ न्यायालय को भी दिया जा सकता है। मतलब आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाला पावर है मौलिक अधिकार से रिलेटेड, और हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। बस फर्क इतना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौलिक अधिकार का मामला लेकर के आप नहीं जा सकते, यानी हाई कोर्ट से नीचे मौलिक अधिकार का मामला कोई भी कोर्ट नहीं लेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मौलिक अधिकार का मामला हाई कोर्ट लेता है किसके तहत? 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। तो कम से कम आप कहां जाएंगे मौलिक अधिकार के मामले में? हाई कोर्ट, और ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट। इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है ही नहीं। लेकिन 32 के 3 में स्पष्ट बात लिखा है कि जो पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, किसके मामले में? मौलिक अधिकार के मामले में, रीट निकालने के मामले में, वो पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। लेकिन 32 के 3 का समझिएगा, लेकिन इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा, और संसद कानून बना करके उस शक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या कर सकती है? दे सकती है। ट्रिब्यूनल्स को भी दे सकती है, यानी किसी भी न्यायालय को दे सकती है। समझ गए? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये शक्ति है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आप दीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ताकत को बिगाड़ दीजिए। मतलब जितना इसके पास ताकत जैसे है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहेगा। इसको अप्रभावित किए बिना नहीं, इसको बर्बाद किए बिना संसद कानून बना करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिट निकाले। ऐसा कहां लिखा है? 32 के 3। क्या 32 का 3 समझ पाए? मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर संसद चाहे तो कर सकती है। इसका प्रावधान 32 के 3 में है। लेकिन कंडीशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो वर्तमान में पावर है, उस पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समझ गए? आइए 32 के 4 को जरा सा ध्यान से देखिएगा। क्या देखा जाए 32 के 4 को? देखिए 32 का 4 ये कहता है
कि आर्टिकल 32 के 1(2) में जो भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है वो पावर सदा रहेगा, यानी मनमानी तरीके से सरकार या संसद इसको निलंबित नहीं कर सकती जब तक संविधान में ही ऐसा लिखा हुआ न हो कि ऐसा हो जाने पर निलंबित हो सकता है। अगर संविधान में पहले से प्रावधान है कि ये कंडीशन में 32 की पावर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तब रुक जाएगी। लेकिन संविधान में अगर ऐसा लिखा नहीं है तो किसी भी कीमत पर सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति को कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 32 में जो पावर दिया गया है वो किसी भी कीमत पर निलंबित नहीं होगी जब तक उसका प्रावधान संविधान में पहले से न किया गया हो। नहीं समझ में आया बात? और जब मैं पूरी संविधान को पढ़ोगे तो एक रास्ता है जिसमें आर्टिकल 32 का जो पावर है वो थोड़ा सीज हो जाता है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। और वो कुछ नहीं है, वो है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 जो है वो एक रास्ता है जिस रास्ता से सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को कुछ दिनों के लिए क्या कर दी जाती है, बैन कर दी जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट रीट उस टाइम तक नहीं निकालेगी। और वो क्या है आर्टिकल 359 में, उसको भी समझ लें। अगर भारत के अंदर में राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल कहने का मतलब आर्टिकल 352 का यूज हो जाए। राष्ट्रीय आपातकाल कितने आधार पर लगता है, 3 आधार पर। कौन कौन सा? युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध मतलब जब 2 देशों में युद्ध हो जाए। अटैक मतलब जब हम युद्ध नहीं कर रहे थे, शांति से बैठे हुए थे, एकदम से चढ़ गया। और सशस्त्र विद्रोह करने का मतलब यहाँ के जनता ही हथियार उठा के एक दूसरे के साथ दंगा भड़काना शुरू कर दे। अगर ये 3 स्थितियां होगी तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। एक बार 1962 में जब हम चाइना के साथ लड़ रहे थे, एक बार 1971 में जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे। ये दोनों लड़ाई में हुई है। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगा दिया था। तब से आंतरिक अशांति को संशोधन करके वहां क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह समझ रहे हैं हो तो ये अंदर का मामला है, तो उस समय ये जो है वो हस्तक्षेप इस पर नहीं होता। लेकिन अगर युद्ध और आक्रमण की स्थिति हो और तब आपातकाल अगर लगता है, 352 का प्रयोग होता है, तो आर्टिकल 359 ये कहता है कि जिस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ होगा तो उस समय प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो चाहें तो ऑर्डिनेंस जारी करके, अध्यादेश जारी करके फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं, बस 20 और 21 को नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 19 तो स्वतः सस्पेंड हो ही जाता है, आपको पढ़ाया था पहले भी। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट के आर्टिकल को जब सस्पेंड किया जाएगा, और ऐसा कहां पर पावर दिया गया है, 359 में। शर्त क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो तब। समझ गए? तो जब सस्पेंड किया जाए किसको, फंडामेंटल राइट को, तो इसका मतलब है आप उस समय न्यायालय नहीं जा सकते, और न्यायालय नहीं जा सकते इसका मतलब 32 का पावर शून्य। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय 32 की भाषा क्या हो जाती है, बैन हो जाती है। समझ आ रहा है? तो बस यही रास्ता है जहां पर 32 सस्पेंड होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। बाकी देश के अंदर में चाहे जैसी भी स्थितियां हो, 32 कभी भी बैन नहीं होगा, 32 हमेशा रहेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? नहीं समझे क्या? अब थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा। जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि वहां पर एक चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, न्यायिक सक्रियता और पीआईएल समझते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब जनहित याचिका या लोकवाद याचिका। तो उस समय इसको थोड़ा 32 से मैं कनेक्ट करूंगा। अभी इसको इतना ही सा हिंट्स देकर छोड़ दे रहा हूं कि इसकी संबंध भी 32 से आएगी। समझ रहे हैं? जब वहां सुप्रीम कोर्ट आएंगे तब इसको कनेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? नहीं हो पाया क्लियर? अब जरा सा एक चीज और समझिएगा, और वो आपको ये समझना है कि आर्टिकल 32 और 226 में क्या संबंध है। ये देखा जाए थोड़ा सा, देखिएगा। देखिए आर्टिकल जो 32 है, आर्टिकल 32 जो है वो क्या कहता है कि मौलिक अधिकार का जब अतिक्रमण होगा, समझ रहे हैं, मौलिक अधिकार का जब क्या होगा, अतिक्रमण होगा, तब आप सीधा कहां जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। नहीं, 32 किसकी बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं सीधा, ऐसा 32 का भाषा है।
लेकिन उसका संबंध किससे होना चाहिए? मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकार के बाहर कोई संबंध है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। संबंध सिर्फ किससे? मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार कहने का मतलब भाग कितना? 3 से। और जानते हैं हमारे संविधान में वर्तमान में कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए। 22 भाग था, 3 और जुड़ गया ना, 25 भाग है। लेकिन 25 भाग में सिर्फ भाग 3 से संबंधित मामला को लेकर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 226 जो है हाईकोर्ट वाला, वो ये कहता है, 226 वो ये कहता है कि मौलिक अधिकार छोड़िए, पूरे संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार समझते हैं, माने संविधान में जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो या ना हो, संवैधानिक अधिकार का मसला अगर होगा, समझ रहे हैं, तो आप सीधा कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ रहे हैं क्या? यानी मौलिक अधिकार के मामले में हम यहां भी जा सकते हैं और यहां भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य मामलों में हम यहीं जाएंगे, यहां नहीं जा सकते। तो ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसके पास है? हाई कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट का? हाई कोर्ट के पास तो सिर्फ फंडामेंटल राइट का मामला है, नहीं समझे, डायरेक्ट जाने का, लेकिन सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। और हाई कोर्ट का मामला क्या है? पूरे संवैधानिक अधिकार। समझ रहे हैं? तो ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो रीट निकालने के मामले में एकलौता एक ऐसा मसला है, रीट निकालने का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकारिता क्षेत्र किसके पास है? हाई कोर्ट के पास। हर मामले में पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, लेकिन रीट निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। ऐसा इसमें क्या है? प्रावधान है कि आप समझ पाए 32 या नहीं समझ पाए?